Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन जी? प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन नहीं आपका? चलिए, हम स्टडी कर रहे थे कंसेप्ट पावर्स ऑफ डायरेक्टर, वो कंप्लीट नहीं हो सका था तो अभी कंप्लीट करते हैं उसको। 6 पावर्स जो हैं वो हमने कवर कर ली थी। टू इनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर करे आर अंडरटेक लीज ऑब्लिगेशंस, यानी लीज पे भी हम एसेट खरीद सकते हैं। तो कहता है उस केस में भी अगर 10 लाख से ज़्यादा अमाउंट है फिक्स एसेट्स की, तो उस सूरत में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके फिर ही आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट, पावर्स ऑफ डायरेक्टर टू सेल और डिस्पोज ऑफ एसेट्स हैविंग बुक वैल्यू एक्सीडिंग रुपी 1 लाख। 1 लाख से ज़्यादा अगर अमाउंट है किसी फिक्स एसेट्स की बुक वैल्यू की, तो उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रेजोल्यूशन की ज़रूरत होगी। ठीक है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ये पावर है कि अगर किसी एसेट की बुक वैल्यू 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसे डायरेक्टर रेजोल्यूशन के ज़रिए से सेल कर सकते हैं। और अगर 1 लाख से कम है, क्या फिर नहीं सेल कर सकते डायरेक्टर्स? फिर भी सेल कर सकते हैं, फिर बोर्ड रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। 8, टू ऑथोराइज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और हिज पार्टनरशिप फर्म और हिज प्राइवेट कंपनी फॉर एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन विद द कंपनी। यानी कह रहा है कि डायरेक्टर्स के पास ये पावर है कि अगर कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्टर कोई ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है कंपनी के साथ पर्सनली खुद, या अगर कोई एक, जैसे एक कंपनी के 10 डायरेक्टर हैं, उनमें डायरेक्टर नंबर जो 3 है उसकी कोई पार्टनरशिप फर्म है, और पार्टनरशिप फर्म इस कंपनी के साथ जिसमें वो डायरेक्टर है, यानी कंपनी में डायरेक्टर भी है और पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर भी है। अगर ये पार्टनरशिप फर्म कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करना चाह रही है, या एक कंपनी में डायरेक्टर और इस डायरेक्टर की कोई एक दूसरी कंपनी भी है जिसमें वो मेंबर है, और वो कंपनी या डायरेक्टर वो अगर ट्रांजैक्शन करना चाह रही है इस कंपनी के साथ, यानी इनडायरेक्टली कह रहा है कि अगर कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन हो रही है उसमें कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, तो उस इंडिविजुअल डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंपनी को डिस्क्लोज करे कि सर इस ट्रांजैक्शन में मैं या मेरी पार्टनरशिप फर्म या मेरी प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व है, डिस्क्लोज करे। और फिर डायरेक्टर्स के पास ये पावर है, चाहे तो उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करें और चाहे रिजेक्ट कर दें। ठीक है, यानी डायरेक्टर कलेक्टिवली ये डिसाइड करेंगे। अगर तो वो ट्रांजैक्शन कंपनी की फेवर में होगी तो फिर वो उसको अप्रूव कर देंगे, अगर वो कंपनी के अगेंस्ट होगी, उसमें कंपनी का नुकसान होगा, तो फिर उस ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन इंडिविजुअल डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है, और कलेक्टिव जो सारे डायरेक्टर्स हैं बोर्ड, उनके पास ये पावर है कि वो उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर सके। इसका मतलब है अगर डायरेक्टर किसी ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है, तो उसको अप्रूव वो खुद नहीं कर सकता। कौन करेगा? बाकी के डायरेक्टर्स। ठीक है, लेकिन क्या मेंबर से अप्रूवल की जरूरत है? नहीं, डायरेक्टर्स खुद कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी आगे चल के हम कोई एक एक्सेप्शनल केस पढ़ें जिसमें पता चले, 1-2 ऐसे केस पढ़ें कि इन सिचुएशन में डायरेक्टर इन्वॉल्व है, लेकिन चूंकि ये बहुत सिग्निफिकेंट सिचुएशंस हैं इसलिए इनमें मेंबर्स के अप्रूवल की भी जरूरत है। मैं भी आगे चल के 1-2 केस हम ऐसे पढ़े। वरना जनरल रूल क्या है कि अगर डायरेक्टर किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिस्क्लोज करना, और बोर्ड की के पास ये पावर है कि उसको प्रूव कर सके। ये 8 पॉइंट क्लियर हो गया। 9th, टू राइट ऑफ मटेरियल डेटर्स, इन्वेंटरीज, एडवांसेस एंड अदर एसेट्स। टू राइट ऑफ, ये आपने काउंटिंग की एडजस्टमेंट को इंडिकेट कर रहा है कि क्या डेटर्स को राइट ऑफ किया जा सकता है? बिल्कुल, लेकिन उसके लिए याद रखें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल की जरूरत होती है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल के बगैर डेटर्स को राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। और इसी तरह इन्वेंट्री ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री भी आपने पढ़ा होगा काउंटिंग में, उसको भी राइट ऑफ किया जाता है। एडवांसेस एंड अदर एसेट्स, यानी कहता है कंपनी का कोई भी एसेट है या रिसीवेबल है, राइट ऑफ करना है, डायरेक्टर्स की अप्रूवल के बगैर उसको राइट ऑफ नहीं किया जा सकता।
कोई एक इंडिविजुअल पर्सन अकाउंटेंट जो है, अब फर्ज कीजिए कोई अकाउंटेंट है, अगर ये प्रोविजन ना होती, कैशियर क्या करता, डायरेक्टर से कैश रिसीव हुआ है, वो फ्रॉड करने के लिए कैश अपनी जेब में डाल के एंट्री पास कर लेता, बैड डेट, डेबिट, डेट, क्रेडिट, वो पता नहीं चलता किसी को। लेकिन इस प्रोविजन की वजह से अब वो ये एंट्री नहीं पास कर सकता। क्यों? क्योंकि बैड डेट रिकॉर्ड करने के लिए डायरेक्टर्स की अप्रूवल की जरूरत है। नेक्स्ट, टू सेटल मटेरियल लिटिगेशन, मटेरियल लिटिगेशन सेटल कर सकते हैं डायरेक्टर जी। सेटल करने का क्या मतलब? मटेरियल लिटिगेशन मतलब लीगल केसेस। अगर कंपनी के खिलाफ कोई लीगल केस चल रहा है, आपने एक टर्म शायद सुनी हो, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पता है आपको क्या होता है? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ये होता है कि दोनों पार्टीज कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन वो कोर्ट से बाहर कुछ आपस में सेटलमेंट कर लें, ठीक है, कुछ 50-50, वो कहें सर केस चल रहा है, साल चलेगा, इसमें हमें पता नहीं फ़ायदा हो या ना हो, वकीलों को ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा। तो बजाय ये कि हम वकीलों को फ़ायदा पहुंचाए, हम आपस में कुछ, मैं अपना जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसको रिलैक्स करता हूँ, कुछ आप रिलैक्स करें, दरम्यान में किसी सिचुएशन पे हम सेटलमेंट कर लेते हैं। तो इस सिचुएशन को, इस चीज़ को हम कहते हैं सेटलमेंट, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। कहता है डायरेक्टर्स के पास ये पावर है कि अगर कंपनी के खिलाफ कोई लीगल केस चल रहा है तो वो उसकी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हैं, उन्हें मेंबर से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। फिर टू अपॉइंट एंड रिमूव चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट भी डायरेक्टर्स ही करते हैं, और डायरेक्टर के पास ये भी पावर है कि उसको रिमूव कर सकते हैं। याद रखिए, चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट हमेशा डायरेक्टर करेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव होता कौन है? बेसिकली ये डायरेक्टर का एक रिप्रेजेंटेटिव समझ लीजिए इसको। डायरेक्टर्स जो हैं ये डेली बेसिस पे ऑफिस में, बिजनेस प्लेस पे नहीं आते, बल्कि ये मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे इनकी मीटिंग होती है, जिसमें सारे बड़े बड़े फैसले करते हैं ये कंपनी को कैसे आगे लेके चलना है। इन फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्टर्स नहीं करते। इनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए डायरेक्टर्स डेली बेस पे ऑफिस में नहीं आएंगे, बल्कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपने एक रिप्रेजेंटेटिव बिठा देते हैं ऑफिस में, जो डेली बेसिस पे आता है, उसे कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करने की पावर सिर्फ डायरेक्टर्स के पास है। हाँ, इसको रिमूव करने की पावर डायरेक्टर्स के पास भी है और मेंबर्स के पास भी है। ठीक है, रिमूव करने की पावर दोनों के पास है, लेकिन अपॉइंट करने की पावर किसके पास है? सिर्फ डायरेक्टर्स के पास। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि डायरेक्टर्स के पास ये पावर है, चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। और टू फिल कैजुअल वैकेंसी ऑफ डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी को अंडरलाइन कीजिए। कैजुअल वैकेंसी किसको कहते हैं? ये शायद आपने पहली दफा लफ्ज़ सुना है, कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी का मतलब ये होता है, नॉर्मली जब डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं तो वो उनका नॉर्मल ड्यूरेशन जो होती है टर्म, वो 3 साल की होती है। 3 साल के बाद उन्हें रीअपॉइंट करना होता है। लेकिन फर्ज कीजिए अगर कंपनी के 10 डायरेक्टर्स हैं, 3 साल के लिए अपॉइंट किए, 1.5 साल के बाद एक डायरेक्टर की डेथ हो गई। अब बताइए डायरेक्टर्स को अपॉइंट किसने किया था भला? मेंबर्स ने। अब एक डायरेक्टर की डेथ हो गई टर्म पूरी होने से पहले, अब क्या इस डायरेक्टर की जगह किसी दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहिए? जाहिर है भाई, जो भी वो काम कर रहा था अब किसी दूसरे की ड्यूटी लगानी पड़ेगी। तो ये अब कैजुअल वैकेंसी का केस कहलाता है। अगर डायरेक्टर की डेथ या डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, ये कैजुअल वैकेंसी का केस कहलाता है। इस केस में डायरेक्टर को अपॉइंट करने की पावर बाकी के डायरेक्टर्स के पास, वो मेजोरिटी की बेस पे डिसाइड कर लेंगे कि हमें किस पर्सन को अपॉइंट करना चाहिए एज डायरेक्टर। तो ये हमारे पास 12 पावर्स आ गई डायरेक्टर्स की। इनमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे चलते हैं। कहता है ये 4 मजीद पावर्स भी हैं डायरेक्टर्स की, लेकिन फर्क क्या है? जो ऊपर वाली पावर्स हमने आपको बताई वो तो मेंबर्स की अप्रूवल के बगैर ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन अब जो ये वाली 4 पावर्स बता रहे हैं ये भी डायरेक्टर्स की पावर है, ये काम कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए उन्हें मेंबर्स की अप्रूवल की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कह रहे हैं फॉलोइंग पावर्स कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय डायरेक्टर्स बट ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ जनरल मीटिंग। कंसेंट ऑफ जनरल मीटिंग का मतलब क्या है? मेंबर्स की कंसेंट। किस बात? कौन कौन सी? सेल आर डिस्पोज ए सब्सिडरी ऑफ द कंपनी।
अगर कंपनी की सब्सिडरी को डिस्पोज करना है, सेल करना है, ठीक है, यानी उसके शेयर्स बेचने हैं। डिस्पोज करने से क्या मुराद है कि सब्सिडरी के जो शेयर्स हैं उसको सेल करने हैं। उनके लिए अगर सब्सिडरी है तो उनके लिए फिर अप्रूवल चाहिए होगी मेंबर्स की, उसके बाद सब्सिडरी को सेल कर सकते हैं, उसके बगैर नहीं कर सकते। सेकंड, सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग को अंडरलाइन कीजिए पहले। अंडरटेकिंग और ए साइजेबल पार्ट, साइजेबल पार्ट को भी अंडरलाइन कीजिए, ऑफ बिजनेस, ठीक है, साइजेबल पार्ट ऑफ बिजनेस। ब्रैकेट में कह रहा है डेट इज 25% और मोर ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स इन डेट क्लास। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले समझिए अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है। अंडरटेकिंग का मतलब यह है वेंचर। आपने शायद एक टर्म सुनी होगी, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब है एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट लगाया, इसे कहते हैं जॉइंट वेंचर। वेंचर का मतलब है प्रोजेक्ट ही है, ठीक है। वेंचर कह, अंडरटेकिंग कह लें, प्रोजेक्ट कह लें या वेंचर कह लें, एक ही बात है कि कंपनी का कोई प्रोजेक्ट, जैसे फर्ज कीजिए पेप्सी कंपनी है, क्या इसका सिर्फ एक ही वेंचर, एक ही प्रोजेक्ट है कि ये कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, सिर्फ ये नहीं, और भी प्रोजेक्ट है इनके। ये लेस भी बनाते हैं, ये फॉर एग्जांपल मिनरल वाटर जो है ये भी इनका प्रोजेक्ट है, और भी इनके बहुत से प्रोजेक्ट होंगे, तो ये वेंचर है। ये हर एक प्रोजेक्ट इनके लिए वेंचर है। अगर पेप्सी के डायरेक्टर ये फैसला करें कि आज से हमने जो मिनरल वाटर वाला वेंचर है, मिनरल वाटर वाली अंडरटेकिंग है, इसको क्लोज करना, तो क्या कर सकते हैं? वो कहते हैं नहीं, ये जो वेंचर है, अब ये चूंकि कंपनी का बेसिक बिजनेस है, ये इसको क्लोज करने के लिए आपको मेंबर्स के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जहन में रखिएगा, अब यहाँ पे उसने ये एक्सप्लेन नहीं किया, कंपनीज एक्ट में उसने एक्सप्लेन किया है कि बाज़ औक़ात कंपनी के वेंचर्स कुछ छोटे छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। यहाँ पे हमारी मुराद बड़े वाले वेंचर से है, मेजर वेंचर से। कहता है या पूरे का पूरा वेंचर डिस्पोज करना हो, या साइजेबल पार्ट यानी 25% या उससे ज्यादा पोर्शन सेल करना हो। दोनों सूरतों में मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत होगी। मेंबर्स की अप्रूवल के बाद उस वेंचर को या उसके मेजर एसेट्स को डिस्पोज कर सकते हैं, उसके बगैर नहीं कर सकते। यानी अगर किसी भी वेंचर, मेजर वेंचर या उसके साइजेबल पार्ट को डिस्पोज करना हो, अंडरटेकिंग या उसके साइजेबल पार्ट को डिस्पोज करना हो, उसके लिए डायरेक्टर खुद से फैसला कर सकते हैं क्या? उन्हें मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत होगी। यहाँ पे अंडरटेकिंग से क्या मुराद है? वेंचर प्रोजेक्ट। और साइजेबल से क्या मुराद है? कि जो उसका मेजर 25% या उससे ज्यादा एसेट्स हो। जैसे फर्ज कीजिए अगर ये फैसला करते हैं कि जी पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल कंपनी है और वो चारों प्रोविंसेस में उसके ब्रांचेस, उसका वेंचर चल रहा है, ये मिनरल वाटर के फॉर एग्जांपल, और फैसला करते हैं कि पंजाब वाला जो वेंचर है ये टोटल 40% रिप्रेजेंट करता है टोटल हमारे एसेट्स को। यानी जो मिनरल वाटर का जो टोटल हमारे एसेट्स है उनमें से 40% एसेट्स पंजाब में है, और ये हमने पंजाब में इसकी सप्लाई को खत्म करना। क्या डायरेक्टर्स ये फैसला खुद से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक तो ये मेजर वेंचर है और दूसरा 25% से ज्यादा एसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके लिए मेंबर्स के अप्रूवल की जरूरत होगी। ये वाली बात समझ आ गई आपको, अंडरटेकिंग वाली और साइजेबल पार्ट वाली भी। चलिए नेक्स्ट, मेक लोन टू देमसेल्व्स। मुझे बताइए क्या डायरेक्टर्स दूसरे लोगों को लोन दे सकते हैं? ये कहां लिखा हुआ ये पावर कि वो दूसरे लोगों को लोन दे सकते हैं? ठीक है, नहीं बोनस तो दे सकते हैं यहाँ पे टू मेक सेकंड बाय टू बारो मनी एंड मेक लोन, लेकिन क्या अपने आप को लोन दे सकते हैं? इसके लिए मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत होगी। ठीक है, अच्छा बताइए, लोन दे दिया, अब उस बंदे से रिकवरी नहीं हो रही, उसको राइट ऑफ कर सकते हैं? ये कहां लिखे हुए पावर के राइट ऑफ कर सकते हैं? अगर किसी को कोई एडवांस वगैरह दिया हुआ है, पैसे दिए हुए, ये 9 में। अच्छा, और अगर अपने आप को लोन दिया हुआ है या अपने रिश्तेदारों को कुछ, ठीक है, स्पाउस, माइनर चाइल्ड वगैरह को, अगर अपने आप को या कुछ स्पेसिफिक पर्सन जैसे माइनर चाइल्ड, स्पाउस वगैरह,
लोन दिया तो मेंबर्स की अप्रूवल से, लेकिन जिस दिन मेंबर ने लोन दिया अगले ही दिन उसको राइट ऑफ कर दिया। अब देखें, नॉर्मली राइट ऑफ करने की पावर डायरेक्टर्स के पास है, क्या इस केस में राइट ऑफ करने की पावर डायरेक्टर के पास होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस केस में राइट ऑफ करने की पावर किसके पास होगी? अच्छा, वो कहते हैं डायरेक्टर सर हमने राइट ऑफ नहीं किया, यहाँ पे राइट ऑफ के लिए वर्ड यूज कर रहा है रिमिट करना। रिमिट का मतलब भी तकरीबन वही होता है राइट ऑफ करना। कहता है राइट ऑफ नहीं किया सर, हमने एक्सटेंड कर दिया, मेंबर्स ने अप्रूवल दी थी 1 साल के बाद वापस करना है, हम ये राइट ऑफ नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि 1 साल बाद नहीं बल्कि 100 साल बाद वापस करना है, लोन एक्सटेंड कर रहे हैं। क्या एक्सटेंड करने की पावर भी होनी चाहिए इनके पास? वो भी मेंबर्स की अप्रूवल से एक्सटेंशन होगी अगर होगी, वरना नहीं होगी। तो अगर स्पेसिफाई, अगर तो जनरल बिजनेस में जनरल जो हमारे लोग हैं सप्लायर्स वगैरह कस्टमर वगैरह उनके साथ डीलिंग हो रही है और उनको लोन देना है या राइट ऑफ करना है, उसके लिए डायरेक्टर के पास पावर है। लेकिन अगर डायरेक्टर ने खुद से लोन लेना है या स्पेसिफाइड पर्सन, उनके कुछ रिश्तेदार जो होते हैं वो लॉ ने स्पेसिफाई किया है, माइनर चाइल्ड और स्पाउस, उनको अगर लोन देना है या एक्सटेंशन देनी है, उसके लिए फिर मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत होगी। तो ये समझ आ गया आपको कंसेप्ट? पावर्स को उसने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक वो पावर्स जो डायरेक्टर खुद से ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं और दूसरी वो जो कि मेंबर्स की अप्रूवल के बाद वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और फिर एंड पे एक लाइन लिख रहा है कि ये जो 4 पावर्स हमने आपको बताई ना जिनके लिए जनरल मीटिंग यानी मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत है, ये जब मेंबर्स ने अप्रूवल दी उसके 1 साल के अंदर अंदर इंप्लीमेंट करनी है। अगर आपने अंडरटेकिंग डिस्पोज करने की अप्रूवल ले ली मेंबर से, लेकिन 1 साल तक उसको नहीं आपने डिस्पोज किया, फिर उसके बाद दोबारा से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। जी क्लियर होगी पावर्स? एंड में एक बात जो कल भी हमने शायद डिस्कस की थी, आपको याद होगा कि जो डायरेक्टर है उसकी कितनी पावर्स होती हैं? सारे डायरेक्टर्स की पावर इक्वल होती हैं, मेंबर्स की पावर उनके वोटिंग पावर के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन डायरेक्टर्स की पावर एक जैसी होती हैं। हर एक डायरेक्टर के पास एक ही वोट होता है, ठीक है? इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक डायरेक्टर को 10 मेंबर सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे डायरेक्टर को 50 मेंबर सपोर्ट कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर डायरेक्टर है तो सबकी पावर एक जैसी है। और दूसरी चीज ये, हर डायरेक्टर पूरे बिजनेस में डायरेक्टर होता है, पूरी कंपनी में डायरेक्टर होता है। जैसे हमने किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी, भाई तुमने ह्यूमन सोर्स डायरेक्टर हो, तुमने एम्प्लॉयज को हायरिंग वगैरह से रिलेटेड सारे डिसीजन तुमने करने हैं। दूसरे को कह दिया तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हो, फाइनेंस डायरेक्टर हो। तीसरे को कहते तुम आईटी डायरेक्टर हो, तुम मार्केटिंग डायरेक्टर हो। हर एक को उसकी किसी जिम्मेदारी बता दी गई। अब अब ह्यूमन सोर्स डायरेक्टर वाला बंदा अगर वो कोई प्रॉब्लम करता है तो क्या आईटी डायरेक्टर वाले की जिम्मेदारी बनती है? बिल्कुल उसकी बनती है। याद रखिए, हर डायरेक्टर पूरे के पूरे बिजनेस में डायरेक्टर है, ठीक है? ये नहीं कहा जा सकता कि भाई तुम ह्यूमन रिसोर्स के डायरेक्टर हो, तुम फाइनेंस में कोई पूछ-गुछ ना करो, कोई इंटरफेयर ना करो। नहीं, वो कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए एरियाज एलोकेट कर दिए जाते हैं, ठीक है? ये बिल्कुल इस तरह जैसा पार्टनरशिप में होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए वो एरिया एलोकेट कर सकते हैं कि भाई मैं इस शहर में के सारा बिजनेस संभालूंगा, तुम इस शहर का बिजनेस संभालना। लेकिन लीगली अगर किसी एक सिटी में कोई लायबिलिटी राइज होती है, क्या दूसरे पार्टनर लायबल होंगे? बिल्कुल पार्टनर। लीगली एक पार्टनर पूरे बिजनेस में पार्टनर है, इसी तरह लीगली एक डायरेक्टर पूरे बिजनेस में डायरेक्टर। जी ये था हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। कुछ इंट्रोडक्टरी मटेरियल था इसमें, कुछ पावर्स वगैरह हमने पढ़ी। इनमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी पॉइंट 7 में कह रहा है टू सेल और डिस्पोज एसेट्स हैविंग बुक वैल्यू एक्सीडिंग ₹1 लाख। तो भाई अभी हमने किया था, इजी था, आप लेट आए ना, इसीलिए कह रहे दोबारा पढ़ा। हम पढ़ा दे तो कोई बात नहीं, पूछ लिया आपने। वो कह रहा है अगर कोई ऐसे एसेट्स जिनकी बुक वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है उनको सेल करना है, क्या डायरेक्टर सेल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे नोट करें, वो कह रहा है 1 लाख से ज्यादा है जिनकी बुक वैल्यू, और जिनकी बुक वैल्यू 1 लाख से कम है वो भी सेल करते हैं, लेकिन वो छोटी ट्रांजैक्शन, उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है।
बोर्ड एसोसिएशन के बगैर भी कोई भी डायरेक्टर जो है इसको सेल कर सकता है। क्लियर हो गया? अब बुक वैल्यू तो पता है ना आपको क्या होती है, काउंटिंग में पढ़ा होगा आपने, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जी जी हाँ, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर में कह रहा है एनी नेग्लिजेंस डिफॉल्ट या ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय अ डायरेक्टर में बी रेटिफाइड। अच्छा, रेटिफाइड एक टेक्निकल वर्ड है, इसको अंडरलाइन कीजिए। और रिमिट वाला भी एक टेक्निकल वर्ड है। रिमिट का मतलब तो मैंने आपको समझा दिया, रेटिफाइड का मतलब सुन लें। रेटिफाई अंडरलाइन कीजिए। रेटिफाई का मतलब यह है कोई एक बंदा ऐसी ट्रांजैक्शन कर ले जिसकी पावर उसके पास नहीं थी, तो रूल ये है कि वो अब इसके आफ्टर इफेक्ट्स का जिम्मेदार खुद होगा। जैसे लॉ में एक कंसेप्ट है, वो कहते हैं, मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी कि मालिक गया दुकान के अपने एम्प्लॉय को बिठा के खुद जो है वो खाना खाने के लिए चला गया और कह गया कि भाई ये जो प्रोडक्ट्स है ना, इनमें से कोई भी तुमने फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजें हैं 100 रुपए से कम पे नहीं सेल करनी। अब वो घर चला गया, पीछे से कस्टमर आया कोई और उस शॉप जो एम्प्लॉय था उसने वो चीज 90 रुपए में सेल कर दी। अब बाद में मालिक आया, क्या लीगली मालिक 10 रुपए रिकवर करवा सकता है एम्प्लॉय से? इसका जवाब है करवा सकता है, क्योंकि उसने जिस बंदे को अपना एजेंट अपॉइंट किया था, एजेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करे। अगर वो उसकी इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ जाता है तो अपनी पावर से एक्सीड करता है, जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा वायर्स। आपने शायद पहले भी एक टर्म सुनी है, अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर। अगर एजेंट अल्ट्रा वायर्स कोई भी एक्ट करता है उसके लिए वो खुद पर्सनली लायबल होता है। कहते हैं इसी तरह अगर मेंबर ने डायरेक्टर के जिम्मे कुछ काम लगाए, डायरेक्टर ने अपनी नेग्लिजेंस की वजह से या किसी और वजह से उन सही तरीके से काम नहीं किया, पावर से एक्सीड किया। मेंबर ने कहा था, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल सुनिए, मेंबर्स ने कहा था आर्टिकल्स में कि भाई आपने 500 मिलियन से ज्यादा का लोन नहीं लेना। डायरेक्टर ने 600 मिलियन का लोन ले लिया। अब जो एक्सेस अमाउंट है 100 मिलियन की, जनरल रूल जो है एजेंसी का, उसके मुताबिक डायरेक्टर पर्सनली लायबल है 100 मिलियन के। इसके लिए कंपनी लायबल नहीं है, डायरेक्टर्स खुद से पेमेंट करेंगे। लेकिन अगर कंपनी मेंबर चाहे तो वो बाद में इस 100 मिलियन जो एक्सेस अमाउंट है इसको भी अप्रूव कर सकते हैं। अगर बाद में इसको अप्रूव कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब वो जिम्मेदारी कंपनी की बन गई, डायरेक्टर की नहीं रही। डायरेक्टर हो सकता है हम कन्विंस कर लें मेंबर्स को कि सर अर्जेंट ज़रूरत थी, वो मीटिंग में डिले था तो हमें पैसों की ज़रूरत थी, वरना नुकसान हो जाता बिजनेस का। अगर मेंबर ये समझे कि इन्होंने सही फैसला किया है, अपनी पावर से कुछ अरसे के लिए एक्सीड किया लेकिन सही फैसला किया, तो वो उसको सब्सिक्वेंटली सकते हैं। पहले अप्रूवल नहीं थी, सब्सिक्वेंटली अप्रूव कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं रेटिफिकेशन, रेटिफाई करना। ठीक है, रेटिफिकेशन का क्या मतलब होता है, इसके साथ लिखें सब्सिक्वेंट अप्रूवल। सब्सिक्वेंट यानी जिस वक्त एक्ट किया गया उस वक्त उसकी अप्रूवल नहीं थी, सब्सिक्वेंटली अप्रूवल। रेटिफिकेशन ही का कंसेप्ट में उन्होंने मर्केंटाइल में एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, आपके साथ भी शेयर करता कि कंसेप्ट जो है वो बिल्ड हो जाए। वहां पे जब रेलिवेंट जगह पे कंसेप्ट बढ़ेंगे आसानी हो जाएगी। उसने कहा मालिक ने अपने एक नौकर को भेजा, उसने कहा ये आम है, तुमने इसको मुल्तान में जाके सेल करना है, और सेल करना जब तुमने तो 200 रुपये किलो से कम पे सेल नहीं करना। वो यहाँ से आम लेके निकला, फैसलाबाद पहुंचा तो उसे पता चला कि आमों की कंडीशन ऐसी है कि मुल्तान पहुंचते पहुंचते खराब हो जाएंगे। उसने फैसलाबाद में ही उसको 150 रुपये किलो में सेल कर दिया, वरना मुल्तान तक जाते जाते 50 रुपये किलो पे भी ना बिकते, और वापिस आ गया। अब बताइए क्या उसने जो 150 रुपये किलो आम बेचे, क्या इसके पास ऑथोराइजेशन थी? क्या प्रिंसिपल ने इसको अप्रूव किया? नहीं किया। अब जब वापस आएगा इसके मालिक के पास दो ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन क्या है कि उसे कहे भैया मैंने तुम्हें कहा था ना उधर 200 रुपये से कम पे सेल ना करना, तो तुम्हारा काम था उधर जाते 200 रुपये से कम पे सेल ना करते, नहीं सेल होते वापस ले आते, अब मुझे तुम 50 रुपये एक्स्ट्रा दो। दूसरी ऑप्शन क्या है,
वो उसको अप्रूव कर दे, वो कहे तुमने अच्छा किया है, अगर तुम मेरी ब्लाइंडली मेरी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही काम करते तो मुझे नुकसान हो जाता, तुमने मुझे नुकसान से बचाया, इसलिए अच्छा काम किया है, शाबाश। अब ये दूसरा केस जो है इसको हम क्या लॉ में नाम देते हैं? रेटिफिकेशन। उस मालिक ने रेटिफाई कर दिया अपने एजेंट के एक्ट्स को, यानी पहले उसकी अप्रूवल नहीं थी उसे काम करने की, सब्सिक्वेंटली उसको अप्रूव कर दिया उन सारे एक्ट्स को, ये होता है रेटिफिकेशन। तो यही कह रहा है कि अगर डायरेक्टर्स फर्ज कीजिए अपनी पावर से एक्सीड करते हैं, पहले उसने उसकी वो पावर्स ड्यूटीज वगैरह बता दी, फिर उसने कहा अगर डायरेक्ट एक्सीड करते हैं, नेग्लिजेंटली कोई काम करते हैं, तो मेंबर्स उनको रेटिफाई कर सकते हैं। रेटिफिकेशन का मतलब सब्सिक्वेंटली अप्रूव कर सकते हैं, उस सूरत में फिर डायरेक्टर्स को कुछ नहीं कहा जाएगा। आसान अल्फाज में उसने कहा कि डायरेक्टर से कोई गलती हो जाए तो मेंबर्स उसको माफ कर सकते हैं। जी ये क्लियर हो गया कंसेप्ट? जी और कोई क्वेश्चन? नहीं, टाइटल में अगर लफ्ज डायरेक्टर है तो हमने ये कल सीखा था, उससे वो डायरेक्टर नहीं बन जाता। ठीक है, अगर हम किसी के टाइटल में हमने लिख दिया फाइनेंस डायरेक्टर तो उससे वो डायरेक्टर नहीं बन जाता, वो एक सिंपल एम्प्लॉय ही रहेगा। जी आज के कंसेप्ट की तरफ चलें। चलिए आज का कंसेप्ट क्या है? आज हम कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं एलिजिबिलिटी एंड इनएलिजिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स। एलिजिबिलिटी एंड इनएलिजिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर, इसका मतलब क्या है? देखिए वो कहता है क्या डायरेक्टर बनने के लिए कोई क्राइटेरिया जरूरी है? लॉ ने कोई क्राइटेरिया बताया हुआ है कि ये लोग डायरेक्टर बन सकते हैं, ये नहीं बन सकते? मैं कहा बिल्कुल लॉ ने क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि लीगली कौन लोग डायरेक्टर बन सकते हैं। लॉ ने जो क्राइटेरिया बनाया है, बताया है हमें, वो दो तरह से बताया है, टू फोल्ड क्राइटेरिया। एक है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और दूसरा है इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो क्राइटेरिया हमें बताया गया है वो कितनी तरह से बताया गया है डायरेक्टर बनने के? दो तरह से, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसी को कंसेप्ट को कुछ और वर्ड के साथ भी समटाइम डिस्कस करता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कहता है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कहता है डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। फर्क क्या है दोनों में? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का मतलब है वो चीजें जो उस पर्सन में होना जरूरी हैं जिसको ऑडिटर अपॉइंट करने जा रहे हैं, जिसको डायरेक्टर अपॉइंट करने जा रहे हैं। और इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वो चीजें हैं जो ना होना जरूरी हैं उस पर्सन में जिसको डायरेक्टर अपॉइंट करने जा रहे हैं। यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब जो चीजें होनी चाहिए, इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीन्स जो डायरेक्टर में चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर एलिजिबिलिटी वाली सारी चीजें हैं लेकिन इनएलिजिबिलिटी वाली भी कोई एक चीज आ गई, क्या हम उससे डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये सारी चीजें मौजूद होना जरूरी है और ये सारी चीजें एब्सेंट होना जरूरी है। एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी में फर्क समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ते हैं। कह रहा है पहली चीज, डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए जरूरी है पर्सन नेचुरल हो, नेचुरल होना जरूरी है। आर्टिफिशियल पर्सन जो है डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है भला? कंपनी। इसका मतलब ये हुआ क्या कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की मेंबर हो सकती है? मेंबर हो सकती है, लेकिन क्या कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी की डायरेक्टर हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि डायरेक्टर बनने के लिए नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। क्लियर कंसेप्ट? आगे चलते हैं। डायरेक्टर बनने के लिए मेंबर होना जरूरी है। डायरेक्टर बनने के लिए कंपनी का मेंबर होना जरूरी है, यानी शेयर होल्डर होना जरूरी है। कंपनी का शेयर होल्डर, वैसे तो मेंबर्स में और भी आते हैं लोग, आपको पता है सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम भी आते हैं, ठीक है। और ऐसी कंपनी जिसका शेयर कैपिटल नहीं है, ठीक है, लिमिटेड बाय गारंटी, उसमें भी मेंबर होते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में मेंबर का मतलब शेयर होल्डर। तो डायरेक्टर का मेंबर होना भी लाजमी है। अगर किसी बंदे को आप डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं तो उसका मेंबर होना जरूरी है। लेकिन कहता है इसकी कुछ एक्सेप्शंस है, और ये एक्सेप्शन आई क्या की फेवरेट है, इनको इसीलिए ध्यान से समझिएगा कि एक्सेप्शंस क्या है। किस चीज की एक्सेप्शन?
कि डायरेक्टर का मेंबर होना जरूरी है, इसकी एक्सेप्शन। यानी इसका मतलब ये हुआ, हमें वो सिचुएशन बताने जा रहा है जिसमें कोई एक बंदा मेंबर नहीं होगा फिर भी वो डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। कहता है बिल्कुल सुने, पहली एग्जांपल, अगर कोई चीफ एग्जीक्यूटिव है, अगर आपने किसी पर्सन को चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करना है, उसका मेंबर होना जरूरी नहीं। चीफ एग्जीक्यूटिव याद रखे एज्यूम टू बी डायरेक्टर होता है, एज्यूम डायरेक्टर होता है। मैंने आपको किताब बताया था ना, डीम्ड का मतलब क्या है, एज्यूम, हाँ, डीम्ड डायरेक्टर होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव इज डीम्ड डायरेक्टर, यानी अगर तो डायरेक्ट चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में कहता है कोई भी बंदा हो सकता है। ये हो सकता है एम्प्लॉय हो सकता है ना हो सकता है शेयर होल्डर हो सकता है ना हो सकता है डायरेक्टर हो सकता है ना हो। इसके पास टेक्निकल स्किल्स होना सबसे अहम है। इसका मेंबर होना या डायरेक्टर होना या एम्प्लॉय होना जरूरी नहीं है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव क्या एक डायरेक्टर होता? अच्छा, जब चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट हो जाए, लॉ क्या कहता है? कहता है चीफ एग्जीक्यूटिव जब अपॉइंट हो जाए, अगर वो पहले से डायरेक्टर नहीं था तो भी हम इसको डायरेक्टर एज्यूम कर लेंगे। अब हालांकि पहले नहीं था, अब ये डायरेक्टर होगा। ये बात समझ आ रही है? यानी चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के लिए डायरेक्टर या मेंबर होना जरूरी नहीं, लेकिन जब आप चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं तो आपको डायरेक्टर एज्यूम कर लिया जाता है। डायरेक्टर्स की सारी प्रोविजन चीफ एग्जीक्यूटिव पे भी एप्लीकेबल होंगी। वो सारी पाबंदियां जो डायरेक्टर्स के लिए हैं, वो सारी पाबंदियां चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए भी होंगी। फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की टर्म जरा अच्छे तरीके से समझें। कुछ लोग देखें, डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करते हैं और मेंबर्स कौन होते हैं? जिनके पास पैसा है। ठीक है, आगे चल के हम पढ़ेंगे मेंबर्स अपनी वोटिंग पावर के लिहाज से डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ, थोड़ा सा जरा सोचिए कि जिसके पास पैसा हुआ उसके पास डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर होगी। ठीक है, वो हो सकता है खुद अपने आप को डायरेक्टर अपॉइंट कर ले, हो सकता है कुछ और लोगों को करे। लेकिन डायरेक्टर्स ने चूंकि कंपनी चलानी होती है, इसलिए इनके पास सिर्फ लाजमी नहीं कि पैसा हो, इनके पास टेक्निकल नॉलेज स्किल होना भी जरूरी है। सम टाइम एम्प्लॉयज में से ऐसे आपने देखा होगा, हर प्रोफेशन में ऐसे होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 20, 25, 30, 40, इवन 50 साल की किसी एक प्रोफेशन में एक्सपीरियंस होता है उनका, और वो एक्सपीरियंस की वजह से उस प्रोफेशन के लीडर समझे जाते हैं। अब ऐसे लोगों के पास फर्ज कीजिए नॉलेज एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन लोगों के पास पैसा नहीं है कि ये किसी लीडिंग रोल में आ सके कंपनी में। तो क्या कंपनी के मुफाद को सामने रखते हुए इन लोगों को शेयर्स खरीदे बगैर डायरेक्टर बनाया जा सकता है? कंपनीज एक्ट ने इसके लिए एक रास्ता रखा हुआ है। उन्होंने कहा बिल्कुल बनाया जा सकता है। ऐसे लोगों को कहते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ये कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉय होते हैं, ये कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉय होते हैं। तो ऐसा बंदा जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन वो डायरेक्टर बन गया क्योंकि उसके पास पैसे थे, शेयर होल्डिंग थी, उसको फिर हम क्या कहेंगे भला? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उसको क्या कहते हैं? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में फर्क समझ आ गया? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कंपनी की डायरेक्टर्स की मीटिंग में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैठेगा क्या? बिल्कुल। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होगा, दोनों की पावर एक जैसी होंगी। छोटा सा फर्क यह है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कंपनी से मंथली सैलरी भी मिलती है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कंपनी से मंथली सैलरी नहीं मिलती। सिर्फ उसको मीटिंग कंडक्ट करता है जब वो, तो उसको कुछ थोड़े से पैसे मिलते हैं उसके। ठीक है, रिम्यूनरेशन मीटिंग, जब डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है सिर्फ, और वो भी तब मिलेंगे जब मीटिंग होगी, मीटिंग नहीं होगी तो उसे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कंसेप्ट समझ आ गया? फुल टाइम एम्प्लॉय। इसके लिए भी मेंबर होना जरूरी नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए भी मेंबर होना जरूरी नहीं। नॉमिनी डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है? देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मेंबर्स तो हैं लेकिन खुद अपने आप को डायरेक्टर नहीं बना सकते, जैसे फेडरल गवर्नमेंट और बॉडी कॉर्पोरेट।
ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट और बॉडी कॉर्पोरेट। अब चूंकि नेचुरल पर्सन होना जरूरी है डायरेक्टर बनने के लिए, अब गवर्नमेंट और बॉडी कॉर्पोरेट से मुराद कोई दूसरी कंपनी, खुद डायरेक्टर नहीं बन सकते, क्या किसी को बना सकते हैं? खुद डायरेक्टर नहीं बन, क्या किसी को बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। और जिसको बनाएंगे क्या उसका मेंबर होना जरूरी है? नहीं, वो कहेंगे भाई तुम्हारा मेंबर होना जरूरी नहीं, कि भाई तुम हमारे भी हाथ पे जा रहे हो और हम मेंबर जो हैं पीछे बैकएंड पे। तो इसीलिए अगर कोई नॉमिनी डायरेक्टर, नॉमिनी का मतलब ये है कि असल में मेंबर कोई और है, उन्होंने नॉमिनेट किया, तो उसका मेंबर होना जरूरी नहीं। वो नॉमिनेशन गवर्नमेंट की तरफ से भी हो सकती है, वो नॉमिनेशन बॉडी कॉर्पोरेट की तरफ से भी हो सकती है, वो नॉमिनेशन कुछ क्राइटेरिया की तरफ से भी हो सकती है। आपको शायद ये थोड़ी सी हैरानगी होगी, बैंक के पास जब लोन लेने के लिए जाते हैं बैंक कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है, ये आपको बताई थी शायद बात मैंने। उनमें से एक रिस्ट्रिक्शन ये भी होती है कि जब तक आप हमें हमारा इंटरेस्ट नहीं देंगे ना लोन के, आपने डिविडेंड पे नहीं करना। कंपनी कहती है ठीक है सर बिल्कुल नहीं पे करेंगे, वो फिर बैंक, कंपनी जाने लगती है, बैंक कहता है ठहर जाओ भाई, हमें इतने मासूम ना समझो, हमें क्या पता कि तुम इधर हमारे से वादा करके जाओ कि डिविडेंड जो है वो नहीं दोगे और बाद में अपनी मीटिंग में अप्रूव कर लो कि हाँ जी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। तो ऐसा करो, हमारा एक बंदा अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऐड कर दो, ताकि वो उधर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठ के हमारे इंटरेस्ट को वॉच करे कि कोई भी ऐसा फैसला हमारे खिलाफ तो नहीं हो रहा। अब क्या क्रेडिटर्स भी नॉमिनेट कर सकते हैं किसी बंदे को एज डायरेक्टर? बिल्कुल। और देखिए कंपनी को ना चाहते हुए भी उनका एक बंदा रखना पड़ेगा एज डायरेक्टर, क्योंकि लोन जो लेना है, पैसे जो लेने हैं। अब नॉर्मली तो मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं किसी को एज डायरेक्टर, लेकिन यहाँ पे जो क्रेडिटर्स यानी लेंडर है, बैंकर्स हैं, वो भी नॉमिनेट कर सकते हैं। इसके लिए उनके साथ एक स्पेशल एग्रीमेंट किया जाता है कि जी सर हम आपका एक बंदा एज डायरेक्टर तैयार है अपने बोर्ड में इंक्लूड करने के लिए। तो ये वो एग्जाम्पल है एक्सेप्शंस के, जिनमें एक पर्सन जो कि मेंबर नहीं है स्टिल वो डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। ये क्लियर होगी एक्सेप्शन। और ये एक्सेप्शन अच्छे तरीके से समझनी है, आई कैम फ्रीक्वेंटली टेस्ट करता है इन एक्सेप्शंस को। जी आगे चलते हैं। इसके बाद कहता है लॉ ने तो अब लाजमी करार नहीं दिया, लेकिन कहता है कंपनी अपने आर्टिकल्स में अगर कोई एडिशनल क्राइटेरिया इंक्लूड करती है तो वो क्राइटेरिया भी पूरा करना पड़ेगा डायरेक्टर बनने के लिए। जैसे हो सकता है कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में लिखा हो कि डायरेक्टर हम उसी बंदे को बनाएंगे जिसने एमबीए किया हो, जिसने ग्रेजुएशन की हो। वैसे लॉ ने प्रेस्क्राइब नहीं किया, इसका मतलब है लॉ ये कहता है भाई कोई प्राइमरी फेल भी है ना वो भी डायरेक्टर बन सकता है। लेकिन अगर कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में कुछ एडिशनल क्राइटेरिया इंक्लूड कर दिया तो फिर डायरेक्टर बनने के लिए उसको भी मीट करना पड़ेगा। वो हो सकता है कुछ एक्सपीरियंस हो, कुछ क्वालिफिकेशन हो, जो भी कंपनी की मर्जी हो सकती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो गया। नेशनल पर्सन होना जरूरी है, मेंबर होना जरूरी है, और ये कुछ एक्सेप्शन है। आगे चलते हैं। इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि वो क्राइटेरिया जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अब वो क्या कह रहा है, यहां पे नॉट लिखा हुआ है, शायद इस नॉट को इरेज कर दीजिए, वो गलती से। जी हाँ जी, हाँ, हु इज नॉट ए मेंबर। हाँ जी बिल्कुल, यहां पे मेंबर आना चाहिए, बिल्कुल। हु इज नॉट ए मेंबर, वो माइनर वाली बात नीचे कह रहा है, तो ये करेक्शन कर लीजिए। ये बुक में ठीक लिखा हुआ है लेकिन यहां पे करेक्शन कर लीजिए, नॉट ए मेंबर। क्या बता रहा है कि एक ऐसा बंदा जो मेंबर नहीं है वो डायरेक्टर अपॉइंट। हमने कहा भाई ये बताने की क्या जरूरत थी, ये तो तुमने इधर बता दिया, लेकिन बहरहाल चले उन्होंने इंक्लूड कर दिया, हमने भी कवर कर लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके एक्सेप्शंस हैं आगे 4, लेकिन वो यहां बताने की जरूरत नहीं है, वो आगे यहाँ पे डिस्कस कर ली। वैसे तो मेंबर ये बात होनी नहीं चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन फिर भी उसने कहा चले, इधर कह रहा है कि जी मेंबर होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है जो मेंबर नहीं है वो डायरेक्टर नहीं होगा। बात एक ही है, पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। यहाँ पे क्या कह रहा है, डायरेक्टर होने के लिए मेंबर होना चाहिए,
यहाँ पे क्या कह रहा है, जो मेंबर नहीं है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। कंसेप्ट आगे चलते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट, ये भी वही बात, यहाँ पे कह रहा है नेचुरल पर्सन डायरेक्टर बनेगा। इसी बात को दूसरे एंगल से कह रहा है, जो आर्टिफिशियल पर्सन है यानी कंपनी, वो डायरेक्टर नहीं बन सकती, इनएलिजिबल है। फिर माइनर, एक माइनर कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। क्या माइनर कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है, मेंबर बन सकता है? बिल्कुल, डायरेक्टर नहीं बन सकता। ठीक, माइनर के बारे में वो कहते हैं कि माइनर इस काबिल ही नहीं है कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सके। माइनर इस काबिल ही नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर सके। डायरेक्टर ने तो बहुत से एग्रीमेंट करने होते हैं, इसलिए माइनर डायरेक्टर नहीं बन सकता। नेक्स्ट, पर्सन विद अनसाउंड माइंड, सिंपल, पागल आदमी जो है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। पर्सन हु डज नॉट होल्ड नेशनल टैक्स नंबर, ये उन्होंने रजिस्ट्रेशन जो है अपने, जो जिसे कहते हैं वो टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ये प्रोविजन इंक्लूड की। अगर किसी बंदे के पास एनटीएन नहीं है, नेशनल टैक्स नंबर नहीं है, वो डायरेक्टर भी अपॉइंट नहीं हो सकता। जो गवर्नमेंट को कहते हैं, जो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देता उसको हम डायरेक्टर बनने की इजाजत नहीं देते। ए पर्सन हु इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, एक ऐसा बंदा जो या तो इंसॉल्वेंट है या उसने कोर्ट में अप्लाई कर दिया कि सर मैं बिजनेस चलाता था, लोगों से पैसे लिए थे, अब लोग पैसे वापस मांग रहे हैं लेकिन मैं इस काबिल नहीं पैसे अदा कर सकूं, मुझे बराए मेहरबानी इंसॉल्वेंट करार दे दिया जाए। जब किसी बंदे को इंसॉल्वेंट करार दे दिया जाता है तो कोर्ट क्या करती है, एक ऑफिशियल लिक्विडेटर या असाइनी को अपॉइंट करते हैं। उसे कहते हैं जी इसको सारे एसेट्स बेचो और इनमें से जितनी लायबिलिटी पे हो सकती है उनको पे कर दो। और उस बंदे के क्रेडिटर्स को कहते हैं सर अब आपने इस बंदे को डिस्टर्ब नहीं करना, इसको हमने इंसॉल्वेंट करार दे दिया, अब आपने जो भी लेना देना करना है वो आपने हमारे ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर के साथ करना है। तो अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट है या उसने अप्लाई किया है कोर्ट में इंसॉल्वेंसी के लिए, तो मुझे बताइए, अब ये हो सकता है एक बिजनेस में वो इंसॉल्वेंट करार दे दिया उसको, ओके अच्छा ठीक है ये बिजनेस खत्म, नया बिजनेस शुरू करते हैं, से हो सकता भाई तुमने ड्रामा ही कर लिया, तुम हर दफा यही करोगे, साल 2 साल लोगों से पैसे लोगे, बिजनेस चलाओगे और फिर कहोगे मैं इंसॉल्वेंट हो गया। नहीं भाई, तुम्हें आइंदा से कोई और बिजनेस चलाने की इजाजत भी नहीं दी जा सकती। इंसॉल्वेंट बंदे को नहीं होनी चाहिए ना इजाजत, बिजनेस क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लफ्ज अनडिस्चार्ज है, अनडिस्चार्ज का मतलब है ऐसा बंदा जो अपनी लाइबिलिटीज को सेटल ना कर सका हो, लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज ना कर सका हो, पे ना कर सका हो। जी वो इंसॉल्वेंट होता ही वैसे अनडिस्चार्ज है, जो अपनी लाइबिलिटीज को पे कर दिया वो कहां से इंसॉल्वेंट हो गया। लॉ ने शायद जोर देने के लिए ये अनडिस्चार्ज का लफ्ज ऐड कर दिया, पर बात एक है। इंसॉल्वेंट वाली बात समझ आ गई। फिर पर्सन कन्विक्टेड बाय कोर्ट, ठीक है, यानी कोर्ट ने, अच्छा कन्विक्टेड कौन, जिस पे इल्जाम लगा हो या जुर्म साबित हो गया हो, जुर्म साबित हो गया। अगर किसी पे जुर्म साबित हो गया, ऐसे जुर्म का इन्वॉल्विंग इमोरलिटी, वो कहता है कोई अखलाकी जुर्म जो है वो उसमें उसको सजा दी गई हो, तो वो भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। आपको डायरेक्टर को जो है एक पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, जिसकी सोसाइटी में बैड रेपुटेशन है, उसको कोर्ट ने सजा दी हुई है, उसको डायरेक्टर बनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट, पर्सन हु लैक्स फिड्यूशरी बिहेवियर एज डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट ड्यूरिंग लास्ट 5 years। अगर किसी भी बंदे को यह कहा गया कि तुमने तुम्हारे फिड्यूशरी बिहेवियर ने, फिड्यूशरी बिहेवियर की बात हुई थी ना कल, याद है आपको, हाँ, कि वो कंपनी के बेनिफिट, क्योंकि देखिए पोजीशन होती है ना, जैसे हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनके पास एक पोजीशन है क्या कि वो मुल्क के जो फैसले हैं वो मुल्क के मफाद की बजाय अपने जाती मफाद में भी कर सकते हैं। भाई सड़क बनानी, अच्छा ठीक है इधर मेरी जमीन है तो ये सड़क जो है ना घूम फिर के इधर से गुजरे, अब इसमें चाहे गवर्नमेंट का जितना मर्जी खर्चा हो जाए, उन्हें अपना जाती फायदा पहुंच जाएगा, उनकी अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब क्या उसी तरह डायरेक्टर जब डायरेक्टर की पोजीशन पे है, क्या वो ऐसे फैसले कर सकते हैं जिनसे कंपनी का नुकसान और उनका अपना जाती फायदा होगा? बिल्कुल कर सकते हैं, करने नहीं चाहिए लेकिन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अपनी कोई फेक कंपनी क्रिएट करवा के उसमें स्पाउस या ब्रदर जो है वो उसको ओनर बना के उसके साथ हाई अमाउंट पे ट्रांजैक्शन करते रहे। तो कहते हैं अगर किसी डायरेक्टर पे साबित हो गया कि उसने इस तरह का काम किया है, डायरेक्टर लैक्स फिड्यूशरी बिहेवियर,
कोर्ट ने साबित कर दिया पिछले 5 सालों में, तो फिर उसको डायरेक्टर नहीं बनाया जाएगा। यानी इसका मतलब है अगर 5 साल पहले जुर्म साबित हुआ था तो फिर इजाजत है, पिछले 5 साल के दौरान में अगर उसने कोई ऐसा एक्ट किया है तो फिर उस सूरत में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्लियर होगी यह बात लैक्स फिड्यूशरी बिहेवियर वाली। नेक्स्ट, पर्सन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। वो कहता है ये तो हमने आपको बता दी ना, ये चीजें डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते ये लोग। इसके अलावा भी अगर कंपनीज एक्ट में किसी जगह लिखा हुआ है ना कि इस सिचुएशन में कोई बंदा डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता, तो आपने उसको डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना। इसकी एग्जांपल ये एक जगह पे लिखा ये हुआ है, अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर दे, अनाउंस कर दे, लेकिन उसको पे ना करे विद इन 30 डेज, चीफ एग्जेक्टिव। अब देखे डिक्लेयर किसने करना वाला, डायरेक्टर्स ने। अप्रूव किसने करना है, मेंबर्स ने। फर्ज कीजिए डिक्लेयर अप्रूव हो गया, मुझे बताइए डिक्लेयर या अप्रूव तो मेंबर्स डायरेक्टर्स ने करना है, पे किसने करना है, चीफ एग्जेक्टिव ने। अगर चीफ एग्जेक्टिव में मेंबर्स ने कहा जी ये डिविडेंड अप्रूव है, पे कर दें, चीफ एग्जेक्टिव ने 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड पे नहीं किया, तो लॉ ये कहता है चीफ एग्जेक्टिव 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाए। जैसे उन्होंने कहा ना, अगर किसी का फिड्यूशरी बिहेवियर नहीं है वो भी 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड, 5 साल के बाद ही अब डायरेक्टर बन सकता है, 5 साल तक नहीं बन सकता। उसी तरह अगर कोई चीफ डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, चीफ एग्जेक्टिव ने पे नहीं किया विद इन 30 डेज, तो कहता है ऐसा चीफ एग्जेक्टिव भी 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, तो इस सिचुएशन, अब देखें वो ये वाली सिचुएशन यहां पे तो उसका जिक्र नहीं है, लेकिन क्या वो पर्सन इनएलिजिबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आगे चलते हैं, कहता है ये क्राइटेरिया जो हमने पढ़ा है ना 9 पॉइंट्स, ये तो हर कंपनी पे एप्लीकेबल है, चाहे पब्लिक चाहे प्राइवेट, चाहे लिस्टेड चाहे अनलिस्टेड। कहता है लेकिन लिस्टेड कंपनी के लिए 2 एडिशनल ग्राउंड्स हैं जिनकी बेस पे इनएलिजिबल हो सकता है। एडिशनल का वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ आपने कंसेप्ट ये नहीं पिक करना कि ये वाले 9 पॉइंट अनलिस्टेड के लिए हैं और ये वाले 2 लिस्टेड के लिए, कंसेप्ट ये नहीं है, बल्कि कंसेप्ट क्या है, ये वाले 9 पॉइंट्स हर कंपनी के लिए, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, और ये वाले 2 पॉइंट सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए। भाई कौन से वाले, पहला कह रहा है पर्सन डिक्लेयर्ड डिफॉल्टर बाय कोर्ट। अगर किसी बंदे ने लोन लिया वापस नहीं किया और कोर्ट ने उसे डिफॉल्टर करार दे दिया, तो उसका मतलब वो लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर अनलिस्टेड का बन सकता है जी, अनलिस्टेड का बन सकता है। डिफॉल्टर का मतलब कुछ और है, इंसॉल्वेंट का मतलब कुछ और है। डिफॉल्टर का मतलब है कि सिर्फ बैंक से लोन लिया उसको वापस नहीं किया, इंसॉल्वेंट का मतलब कुछ और है। उधर इंसॉल्वेंट की टर्म थी, इधर डिफॉल्टर की है कि बैंक से लोन ले लिया, बैंक से लोन लिया और उसको वापस नहीं किया, वो लिस्टेड कंपनी के लिए इनएलिजिबल है, डिस्क्वालिफाइड। नेक्स्ट, पर्सन आर हिज स्पाउस इज ए ब्रोकर आर एन ऑफिसर आर डायरेक्टर ऑफ ब्रोकरेज हाउस। ये ब्रोकरेज हाउस, ब्रोकर कौन होता है, स्टॉक एक्सचेंज में बैठ के शेयर को सेल परचेज करता है। समटाइम इंडिविजुअल ब्रोकर भी होते हैं, समटाइम उन्होंने ब्रोकरेज हाउस बना, यानी उसमें समझ लीजिए जैसे एक तरह से कंपनी बना ली, बहुत से ब्रोकर इकट्ठे होकर ट्रांजैक्शन करते हैं। कहते हैं अगर कोई डायरेक्टर या उसकी स्पाउस ब्रोकरेज हाउस में काम करते हैं, उन्हें आपने लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर नहीं बनाना। क्यों भला भाई, हाँ बिल्कुल, इधर से डायरेक्टर बैठेगा, वो कहेगा अच्छा ये कंपनी जो प्रॉफिट में जा रही है, उधर से स्पाउस को फोन करके कहेगा इसके शेयर्स खरीद लो, ये प्रॉफिट में जा रही है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पास ऑन करके मार्केट में ट्रांजैक्शंस की जा सकती हैं, ठीक है, जिससे एक इलीगल एडवांटेज ऑब्टेन कर सकते हैं। इसीलिए लॉ ने कहा कि लिस्टेड कंपनी के केस में ऐसा पर्सन या उसकी स्पाउस जो कि ब्रोकर हैं या ब्रोकरेज हाउस में काम करते हैं, उन्हें हम डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करेंगे, वरना कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक होकर स्टॉक एक्सचेंज पहुंच जाएगी, जिससे वो अनड्यू एडवांटेज ऑब्टेन करेगा। तो ये हमारा क्राइटेरिया था डायरेक्टर बनने का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी और इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी। इसको ध्यान से आपने पढ़ना और याद करना है। रटे वाले क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड ये है कि आई कैप एक्सेप्शन पूछेगा,
वैसे हम एलिजिबिलिटी और इन एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया की कंडीशन याद भी कर लेंगे, लेकिन ज्यादा चांस ये है कि इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक्सपेक्टेड है कि वो रिटे वाला क्वेश्चन हमसे पूछेगा, खास तौर पे एक्सेप्शंस। जी क्लियर हो गया? आपने आज घर जाके लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और 2 दोनों रीड करने हैं, खासतौर पे इनके पास पेपर के क्वेश्चन। ठीक है जी। टेस्ट का सिलेबस आपको शेयर नहीं किया गया? असेसमेंट है तो बताया नहीं गया आपको? बता दिया गया? क्या सिलेबस बताया गया? 19 से लेके 24 के पहले 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव। कितने बताए हुए? एक मिनट है, ये कंफ्यूज ना कीजिए। मुझे बताइए किसी स्टूडेंट को कंफर्म है कि चैप्टर 24 का कितना पोर्शन टेस्ट में शामिल हुआ है? जिसको जी 5, 6 और 8 नहीं है चैप्टर 24 में, बाकी सब शामिल है। एक मिनट है भैया, आप बताइए। नहीं पूरा एक दिन में ये नहीं कर सके, वो मुझे दिखाइए जरा। नहीं मैंने क्या अनाउंस किया था मैं वो पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ओपिनियन ले नहीं रहा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स चैप्टर 24 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 तक, लेकिन इसमें 5 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, 5 इंक्लूडेड नहीं है भैया। मैं कह रहा हूँ भैया, अब मैंने कहा अब वो क्या कर, मुझे अब याद, हाँ आइंदा से मुझे लिख लेना चाहिए वैसे। ठीक है, चैप्टर 19, 20, 21, 22, 23 और 24 में लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 से 6 तक, सिवाय लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 के भैया। बस जो मैंने अभी अनाउंस कर दिया ना, ये फाइनल है, कोई डिस्कशन नहीं, लेक्चर खत्म।